फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन है उसके लिए थियरी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये थियरी का रिवीजन करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन, थोड़ा फास्ट होगा। इससे थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल होंगी और एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करने में बहुत ईजी हो जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव्स भी तो 20 मार्क्स कवर करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये सोने का काम करेगा, तो उसको तो ये लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। एग्जाम से पहले देख के चले जाओ। मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक। मार्जिनल कॉस्टिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, जिससे पहले पढ़ा था कि वेरिएबल कॉस्ट होता है और फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है, इसी को प्रोडक्ट का कॉस्ट कंसीडर करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का जो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इसको इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का जो है सेपरेट ट्रीटमेंट होता है, सेपरेट ट्रीटमेंट में। सिंपल वर्ड्स में, जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हमने किया उसके लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको लगेगा उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। 100 यूनिट बनाने पे हमको अगर 10 रुपया लग रहा है और 200 यूनिट बनाने पे हमको अगर 15 रुपया लग रहा है, तो ये 15 में जो है ना कुछ कॉस्ट ऐसे होंगे जो 10 बनाने पे भी लगता, उसी को मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। समझाता हूँ। मान लो एक पेन को बनाने के लिए मटेरियल लग रहा है 5 रुपए का और लेबर लग रहा है 2 रुपए का, पैकेजिंग लग रही है 1 रुपए की, तो टोटल कॉस्ट क्या बन गया है? 8 रुपया, है ना। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने को 8 का कॉस्ट अपने को लगेगा। तो यही मार्जिनल कॉस्टिंग है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग इसी को बोलेंगे। इसमें इसने जो है रेंट फैक्ट्री का या इंश्योरेंस जो फिक्स्ड है वो कंसीडर नहीं किया। जो उस यूनिट को बनाने के लिए लगा उसी को इसने कंसीडर किया। इसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या मार्जिनल कॉस्ट के? ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, प्रॉफिट प्लानिंग में यूजफुल रहता है। फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए, याद रखना। एडवांटेज पढ़ लेना एक बार, लिमिटेशन ये सब पढ़ लेना एक बार। फिर आता है कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो कंट्रीब्यूशन ही है। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सेल से वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिया, फिर जो अमाउंट हमारा आके बचा उसी को जो है हम कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ये अमाउंट पहले फिक्स कॉस्ट कवर करता है और उसके बाद प्रॉफिट बनता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारा सेल्स जो है, एग्जाम में ऐसी दिया रहेगा, हमारा सेल्स जो है 1 लाख रुपीज का है, ठीक है? और उसका वेरिएबल कॉस्ट जो है 60,000 रुपये का है, 60,000 का, ठीक है। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया? जैसा कि फॉर्मूले में दिया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 रुपया हमारा जो है। तो इसी को कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, इसको कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, जो 40,000 हमारा बचा। अब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए जो हमारा सेल्स था और माइनस किया हमने उसको वेरिएबल कॉस्ट पे, तो 40 आया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट है अलग से होगा। तो अब ये 40,000 में से फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, 40,000 में से फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। मान लो फिक्स कॉस्ट जो है 25,000 है, तो ये 40,000 में से 25 निकाला, अब फाइनल प्रॉफिट आया 15,000 रुपया, ठीक है। 15,000 रुपया, समझ में आया। फिर आता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमको बताता है कि सेल्स का, जो ये सेल्स है इसका कितना परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम बताता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो पीवी रेशियो बताता है कि सेल्स का कितना परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, और इसका ये जो फॉर्मूला दिया है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल है कि अगर सेल्स जो हमारा है वो 1 लाख है, सेल्स हमारा 1 लाख है और कंट्रीब्यूशन जो हमारा है वो 40,000 है, 40 के, ठीक है, 40 के। तो हमारा पीवी रेशियो क्या निकल के आएगा? 40 के जो हमारा कंट्रीब्यूशन था डिवाइड बाय 1 लाख जो हमारा सेल्स था, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा आ गया 40%। तो ये जो 40% है ये हमारा पीवी रेशियो बना, ठीक है। मतलब हमारी सेल्स का 40% जो है वो कंट्रीब्यूशन का पार्ट बन रहा है, ठीक है। मतलब हर 100 रुपए की सेल पर 40 रुपया हमको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितना पीवी रेशियो हायर रहेगा मतलब कंपनी उतना प्रॉफिटेबल में है, कम रहेगा तो कम प्रॉफिट है कंपनी को, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, अगर पीवी रेशियो ज्यादा होगा तो वो प्रोजेक्ट अच्छा है, कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, ठीक है। फिर आता है ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी का ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बीच में आके फंस गई है। तो ये जो बीच में है इसी को बीईपी बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ना कंपनी का जहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मतलब हमारा जो टोटल सेल्स है उतना ही हमारा टोटल कॉस्ट है, तो ना प्रॉफिट हुआ यहाँ पर ना लॉस हुआ, तो उसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखो 50,000 हमारा जो है फिक्स कॉस्ट है, और 10 रुपया जो है पर यूनिट, 10 रुपया पर यूनिट जो है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमको जो है फिक्स कॉस्ट उसको डिवाइड करना पड़ेगा पर यूनिट वाले कॉस्ट से। ठीक है, पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, 50,000 डिवाइडेड बाय 10, हमारा आया 5,000 रुपीज। ठीक है, 5,000 रुपीज आया, तो इसका ये हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। मतलब कंपनी को 5,000 रुपया सेल करना पड़ेगा ताकि जो है कॉस्ट कंपनी का रिकवर हो। ठीक है, उसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। अब ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वही प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये सारी चीजें इसमें आ गई। फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मतलब एक्चुअल सेल्स हमारा जो हुआ और ब्रेक इवन जो हमारा था, जैसे अभी हमने पढ़ा कि 5,000 रुपये जो है हमारा ब्रेक इवन था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यही है कि एक्चुअल अमाउंट कितना सेल्स हुआ, उसमें से जितना हमारा ब्रेक इवन करने के लिए चाहिए था वो, तो उसका जो डिफरेंस बचेगा उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेंगे। देखो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स जो है वो अगर 20 रुपया है, और ब्रेक इवन हमारा आ रहा था कि 15 रुपया के हमने अगर बेचा तो हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बना, 5 रुपया। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बना, 5 रुपया। सिंपल। तो मतलब कंपनी जो है अच्छी पोजीशन में है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे कंपनी ऊपर है, उससे कंपनी ऊपर है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कंपनी जो है अभी अच्छी पोजीशन में है। लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है तो कंपनी डेंजर जोन में है, और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हायर आता है तो कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिटेबली चल रही है और कंपनी थोड़ी अच्छे पोजीशन पे है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आएगा। ठीक है, कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है तो उसको डिसाइड करना होता है कि हमें नया मशीन लेना है या नहीं लेना है, नया प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या कोई हम बिल्डिंग है वो परचेस कर रहे हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो डिसीजन है वो हमारी लेने में जो मदद करता है उसी को कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग मीन्स टेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिगार्डिंग परचेस ऑफ फिक्स असेट सच एज मशीनरी प्लांट बिल्डिंग इक्विपमेंट और प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो मतलब कैपिटल बजटिंग हमारी लॉन्ग टर्म जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसको लेने में हेल्प करता है कि हम लोग को इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक एग्जांपल समझो, एक कंपनी है उसमें एक बहुत पुरानी मशीन है, ठीक है, और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर कंपनी ये डिसाइड करेगी, अभी कंपनी ने सोचा कि नई मशीन लेना है, ठीक है, तो फिर कंपनी जो है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए नई मशीन, या इसी को थोड़ा अपग्रेड करा के इसी को थोड़ा अच्छे से रिपेयर करा के यूज़ करना चाहिए। ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, मशीन तो लॉन्ग टर्म ही चलेगी, एक बार खरीद लिया तो आगे तक की सोचना पड़ता है। तो ये डिसीजन लेना है नहीं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें कैपिटल बजटिंग काम आएगा। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग क्यों जरूरी है, हेल्प्स इन केयरफुल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, कंपनी को सही जगह पैसा यूज करने में हेल्प करता है, और ओवर और अंडर इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है उसको अवॉइड करता है। मतलब कहीं ऐसा ना हो जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ ज़्यादा पैसा लग गया, और जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वहाँ में ज़्यादा लगाना चाहिए वहाँ कम हमने पैसा लगा दिया, तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा ओवरऑल। और ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स को भी रोकेगा। जैसे अभी ये मशीन है, ये डिसीजन से पता चलता है कि ये नहीं लेना चाहिए था, अब इसको ही अपग्रेड करा देते, लेकिन कंपनी ने विदाउट ये प्रॉपर एनालाइज करे हुए इस मशीन को ले लिया, तो उसका जो फंड है अभी इधर ब्लॉक हो गया। अब आगे जरूरत पड़ेगी अगर कुछ, तो फिर वो कैसे यूज करेगी इसको। ठीक है, तो फ्यूचर में जो हमारे को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो उसको बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट देने में हेल्प करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा उसमें हेल्प करता है। फिर टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आ जाते हैं, उसमें सबसे पहला है इंक्रीजिंग रेवेन्यू। ठीक है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू, इसमें नया प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करना चाहती है कंपनी, नया प्लांट या नया प्रोडक्ट। जैसे कंपनी है अभी वो कपड़े बेचती है, ठीक है, मतलब क्लोथ का उसका काम है मैन्युफैक्चरिंग, तो उसने बाद में डिसाइड किया कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक समझो स्मार्ट वॉचेज में भी घुसेंगे, स्मार्ट वॉचेज में। ठीक है, तो ये डिसीजन उसको लेने में ये हेल्प करेगा, डिसीजन इंक्रीजिंग रेवेन्यू जो ये टाइप का डिसीजन है, इसकी वजह से कंपनी डिसीजन ले लेगी। तो यहाँ पर जो भी तो यहाँ जो भी प्रोसेस रहेगा, जैसे जो कैलकुलेशन रहेगा वो निकालने के बाद हमें लगा कि हाँ इसमें लगाना चाहिए इस प्रोडक्ट में तो लगाएंगे, नहीं लगाना चाहिए तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर आता है डिसीजन रिड्यूसिंग कॉस्ट, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से फिर एक ऐसा
डिसीजन भी निकल के आ सकता है जिससे कि हम जो है अपना कॉस्ट बचा सकें कंपनी का, ठीक है, कॉस्ट बचा सकें, जैसे कि ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके ऑटोमेटिक मशीन लगाना, तो इससे हमारा जो है कॉस्ट बचेगा। ऑटोमेटिक मशीन लगा देंगे अगर हम मॉडर्न या ऑटोमेटिक मशीन, तो उसमें शायद लेबर का कॉस्ट बच सकता है, समझे वैसे। फिर कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, मतलब कैपिटल बजटिंग को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके उस वो डिसीजन जो है कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले एक पे बैक पीरियड मेथड आता है, फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आता है, ठीक है। अब पे बैक पीरियड मेथड का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है, जैसे एक कंपनी है, उसकी उसने एक मशीन ली 1 लाख रुपए की, और हर साल जो है 25,000 रिटर्न आ रहा है उससे, तो कंपनी का पैसा 4 साल में रिकवर हो जाएगा। समझो कंपनी की एक मशीन है, वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है, और हर साल उसको 25,000 रुपया जो है रिटर्न आ रहा है उसकी वजह से। उसको इन्वेस्ट करके कंपनी को हर साल 25,000 रुपया रिटर्न आ रहा है, तो 4 साल बाद ये पूरा 1 लाख रुपया जो है कंपनी का रिटर्न आ जाएगा, 4 साल में पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो उसी को ही पे बैक पीरियड मेथड बोलते हैं, मतलब कोई प्रोजेक्ट पे हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, उस टेक्निक को पे बैक पीरियड मेथड बोलते हैं, इसके थ्रू निकाला जाता है। इसके भी सम्स हैं, आपने देखे ही होंगे शायद। बाकी अभी ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके हिसाब से एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पे बैक पीरियड जितना कम होगा ना, पे बैक पीरियड जितना कम, उतना अच्छा वो प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, मान के चलो एक प्रोजेक्ट है ए, उस पे 1 लाख रुपया लगाया, और एक बी प्रोजेक्ट है उस पे 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, इसको रिकवर होने में 5 साल लग रहा है और इसको रिकवर होने में 4 साल लग रहा है, तो कौन सा बेटर होगा? प्रोजेक्ट बी, क्योंकि इसमें जो है कम टाइम लग रहा है हमारा पैसा रिकवर होने में, तो जितना शॉर्ट पे बैक पीरियड वाला प्रोजेक्ट बेटर रहता है, इतना याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। हम्म। फिर आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। सिंपली नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी का मतलब होता है कि जो आज के पैसे की वैल्यू है फ्यूचर के पैसे से ज़्यादा होती है। मतलब आज जो 100 रुपया है उसकी जो वैल्यू है, जो फ्यूचर में 100 रुपया रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में जो 100 रुपया रहेगा उससे ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो आज हमारे पास पैसा है हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद 1 2 3 4 साल जो भी आगे तक है हमको उसका रिटर्न भी मिलेगा, तो ये जुड़ के ज़्यादा ही होगा ना। इसीलिए जो फ्यूचर में हम 100 रुपीज़ हमारा रहेगा ये कम माना जाएगा, आज का जो पैसा है वो ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन जो है, एनपीवी अगर पॉजिटिव रहा तो प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए। एनपीवी अगर नेगेटिव रहा तो प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से याद रखना। फिर आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है कि जहाँ पे एनपीवी जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है जहाँ पे एनपीवी जो अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो हो जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है जहाँ पर एनपीवी जीरो हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में ये बताता है कि प्रोजेक्ट कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि प्रोजेक्ट अपने को कितना परसेंट दे रहा है, ठीक। देखो एग्जाम्पल, जो हमारा इन प्रोजेक्ट है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न रेट है, समझो 10% है, ठीक है, कि 10% हमको रिटर्न चाहिए एक हिसाब से, ठीक है। और हमारा आईआरआर जो आ रहा है वो 9% आ रहा है, तो प्रोजेक्ट जो है बेटर रिटर्न नहीं दे रहा है, तो इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर 11 आ रहा होता, जो आईआरआर रेट से ज़्यादा है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो हमको प्रोजेक्ट कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है वो बताता है, और अगर आईआरआर जो हमारा है रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताता है कि हर 1 रुपया जो हमने उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया, हर 1 रुपया जो हमने इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया, तो उस पर कितना मिल रहा है हमको, समझो रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर पीआई जो है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है, 1 से ज़्यादा हुआ तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो, 1 से अगर कम हुआ तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से याद रखना। फिर फिर वही कुछ पॉइंट्स दिए, उसके एडवांटेज क्या है या लिमिटेशन, जो सारी चीज़ें एक बार पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। तो वही नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने बताया था, एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पॉजिटिव एनपी रहा एंड पॉजिटिव एनपीवी रहा तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव एनपीवी रहा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे।
एडवांटेजेस क्या है? कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसीडर टोटल कैश इनफ्लो, साइंटिफिकली साउंड। मतलब अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि एनपीवी डज नॉट कंसीडर द टाइम ऑफ मनी, एनपीवी डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि वो कंसीडर करता है। ठीक है, इस हिसाब से याद रखना। वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताया था, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है हर 1 रुपये पे कितना अपने को दे रहा है उससे पता चलता है। ठीक है, आज प्रेजेंट हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया और फ्यूचर में उसका हमको रिटर्न कितना मिलेगा, कितना बना के दे रहा है वो, तो उसको ही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलेंगे। पीआई अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो एक्सेप्ट करेंगे, पीआई अगर 1 से कम हुआ तो उसको रिजेक्ट करेंगे। फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताया था कि आईआरआर इज द डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी बिकम जीरो। आईआरआर एक ऐसा रेट है जहाँ पे एनपीवी आके जीरो हो जाता है। जैसे कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसीडर टोटल प्रोजेक्ट लाइफ की कितना लंबा प्रोजेक्ट। फिर आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये उसका फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर ऑब्जेक्टिव्स ने पूछा तो इसको चिपका देना। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, अभी हाँ नहीं मतलब समझा देता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो रोज के बिजनेस का काम चलाने के लिए जो पैसा अपने को चाहिए होता है, डेली जो खर्चे के लिए पैसा चाहिए होता है, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, डेली जो बिजनेस रन करने के लिए अपने को समझो गल्ला संभालने के लिए जो पैसा चाहिए था उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। समझो एक कंपनी है, उसको अगर रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी देना है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना है, तो ये सब जो है वर्किंग कैपिटल में आ गया। ये उनका डेली बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट क्या होता है? करंट असेट वो होता है जो असेट 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाए किसमें? कैश में। कैश में। ठीक है, करंट एसेट मतलब जो असेट वो जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल डेटर्स, अगर हमारे पास हमने कोई माल वगैरह बेचा है और डेटर्स से पैसा आना बाकी है 6 महीने के अंदर, ये डेट है 6 महीने में वो पैसा दे रहा है, तो वो 1 साल के अंदर हुआ, इसलिए ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल है बैंक बैलेंस, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना। करंट लाइबिलिटीज मतलब जो 1 साल के अंदर पे करना है। अभी ऐसे एक बैंक से लोन लिया है समझो, और उसको 5 साल के लिए लिया है अपन ने, तो ये करंट लाइबिलिटीज में नहीं आया, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है ये। लेकिन अगर अगर लेकिन अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है 6 मंथ के लिए या 9 मंथ्स के लिए, ठीक है, तो वो जो है करंट लाइबिलिटीज में आया। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखो, डेली बिजनेस स्मूथली चलना चाहिए, उसका ध्यान रखता है ना। और सैलरी बिल्स टाइम पर, ये सारी चीज़ें जो है पे हो जानी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है वो। और कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, कि पैसे का जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो प्रॉपरली हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो। और बिजनेस का जो बंद होने का रिस्क है, बिजनेस बंद होने का, उसको भी अवॉइड करता है ये। शॉर्टेज ऑफ फंड अवॉइड करता है, कि जब पैसा अचानक खत्म हो गया तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो वो ना हो। वो प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम करेंगे, इसको डेली चलाने के लिए 20,000 रुपये चाहिए, तो उनके पास होना चाहिए। नहीं होगा तो शॉर्टेज ऑफ फंड हुआ तो बिजनेस को प्रॉपर चलाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसा ही बार बार होता रहा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर वही बताया, करंट एसेट में क्या? कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके रखना। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, टैक्स पेबल। ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट के लिए याद रखना है ये। ठीक है, फिर आता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल जो हमारा है, जो एकदम कच्चा जो सामान हमने अपनी फैक्ट्री में लाया, उसको कन्वर्ट करके पूरा बेचने तक, कैश हाथ में आने तक का प्रोसेस क्या है, उसको ही बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम टेकन टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू कैश सेल। सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर काम चालू होगा, वर्किंग प्रोग्रेस, फिर पूरा फिनिश गुड बनेगा, वो पूरा जो प्रोडक्ट है वो बन के खत्म होगा, फिर उसको बेचेंगे, है ना। बेचने के बाद डेटर्स आएगा, जिनसे पैसा लेना बाकी रहेगा, डेटर जब पैसा दे देंगे कैश में, तो ये एंड है उसका। रॉ मटेरियल से कैश तक कन्वर्ट होने का, हमने लाया क्या? रॉ मटेरियल, आखिर उसका रिजल्ट क्या निकला? कैश मिला। तो रॉ मटेरियल से कैश तक कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का सिंपल मतलब है, एक अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड किया है इनको। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? टोटल करंट एसेट है
उसको कंसीडर करते हैं इसमें। नेट वर्किंग कैपिटल में जो करंट एसेट है उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। ग्रॉस में माइनस नहीं करते, टोटल करंट एसेट 10 लाख है, अगर करंट एसेट तो 10 लाख ही कंसीडर करेंगे। और नेट वर्किंग कैपिटल में अगर 10 लाख एसेट है, 2 लाख लाइबिलिटी है, तो 8 लाख कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर एक बेसिस है टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल आ गया और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल आ गया। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को डेली रन करने के लिए मिनिमम इतना कैपिटल हमेशा पड़ा होना चाहिए, इतना हमेशा पड़ा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बिजनेस ठप पड़ जाएगा, गड़बड़ हो सकती है बहुत, तो उसी को परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वेरिएबल की जो एक्स्ट्रा उसके अलावा ऊपर का जो हमें चाहिए, अभी समझो पूरे साल जो है बिजनेस को डेली जो है 10 लाख रुपया लग रहा है, मतलब डेली जो है 10 लाख रुपया लग रहा है रन करने के लिए, इसका जो वर्किंग कैपिटल है इतना है, ठीक है। फिर क्या होता है, दिवाली के सीजन में जो है ना सेल्स बढ़ जाती है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो दिवाली के सेशन में इनका जो वर्किंग कैपिटल है बढ़ जाता है, तो इनको उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कैपिटल ज़्यादा यूज होता है, तो उसको वेरिएबल वर्किंग कैपिटल बोलते हैं कि उस टाइम जो है एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल हमको रखना पड़ेगा, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। भी इसका जो एग्जांपल दिया मैंने अभी, जैसे कोई दिवाली सेशन है या स्पेशल ओकेशन है उसमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल में वो सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, अब वैल्यू के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल डिसाइड होगा। सबसे पहला एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कब होगा, जब करंट एसेट्स हमारा है लाइबिलिटी से ज़्यादा हो, करंट एसेट इज मोर देन करंट लाइबिलिटी, तो हमारा उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। स्टिल ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आएगा। देन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, करंट असेट जो हमारा है, करंट असेट जो इधर है वो अगर हमारा लाइबिलिटी से कम है, करंट लाइबिलिटी से, ठीक है, लाइबिलिटी नहीं करंट लाइबिलिटी से अगर कम है, तो उसको जो है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज इज ग्रेटर देन करंट एसेट, ठीक है, और करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लाइबिलिटीज। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल को कौन कौन सी चीज़ें जो अफेक्ट कर सकती हैं, उसको प्रॉपरली वर्क करने से कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस टाइप का है, बिजनेस कितना बड़ा है, बिजनेस का साइकिल कैसा है, और सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल क्या है उसका, क्रेडिट पॉलिसी, इन्वेंट्री पॉलिसी, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ये सारे जो फैक्टर्स है वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ लेना एक बार ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। फिर ना वर्किंग कैपिटल की कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की पहली स्ट्रेटेजी कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होता है, कंपनी ज्यादा करंट एसेट रखती है और रिस्क कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है, ठीक है। मतलब कंपनी जो है ना कंजर्वेटिव में रिस्क नहीं लेती है, ज्यादा जो रिस्क है वो कम लेती है। उसमें कंपनी एसेट पे ज्यादा फोकस करती है कि जो करंट एसेट है कंपनी के ज्यादा रहते हैं, हाई लेवल ऑफ करंट एसेट, लो रिस्क लो रिटर्न, ठीक है। फिर दूसरा आता है एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच में कंपनी का जो करंट एसेट रखती है, कंपनी जो है कम करंट एसेट रखती है और रिस्क ज्यादा होता है, इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। फिर आता है मैचिंग अप्रोच। मैचिंग अप्रोच में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं हमारे, लॉन्ग टर्म एसेट जो मशीनरी वगैरह हो गया, उसको खरीदने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए हम जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड से हम जो है लॉन्ग टर्म असेट्स खरीदेंगे। वैसे ही जो शॉर्ट टर्म असेट है, शॉर्ट टर्म असेट, उसको हम शॉर्ट टर्म फंड से उसको फाइनेंस करेंगे। लाइक अगर हमको कोई जो लॉन्ग टर्म एसेट है, मशीनरी हो गया जो बहुत लंबा चलने वाला है, तो उसको हम खरीदने के लिए, उसको परचेस करने के लिए हम जो है बैंक से लोन ले लेंगे 5 साल 10 साल तक का, ठीक है। वैसे ही शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, अगर कोई पर्टिकुलरली ज़रूरत पड़ रही है कंपनी को कुछ छोटी चीज़ के लिए, जो एक प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें हम जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेंगे कि 1 साल का ले लेंगे, 1 साल से अंदर का ले लेंगे लोन, ठीक है। उसको बोलेंगे मैचिंग अप्रोच, जहाँ पर वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली कंपनी जो है उसके जो एसेट है उससे मैच कर रही है, ठीक है। फिर आता है जीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच। जीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच क्या होता है, जहां पर करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटी इक्वल हो जाते हैं। यहाँ करंट एसेट जो अपना है और करंट लाइबिलिटी जो है ये इक्वली हो जाते हैं, ठीक है, बराबर, कोई ना ज्यादा कोई ना कम, तो उसको ही जीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच बोलते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल की कुछ पॉलिसी है, रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी, रिलैक्स पॉलिसी और मॉडरेट पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। फिर आता है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट।
रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे अभी आपने सुना होगा, जिनसे हमें पैसा लेना होता है वो डेटर्स होते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है वो क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन लोगों को मैनेज करने को ही रिसीवेबल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। रिसीवेबल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अगर कंपनी कस्टमर को 30 दिन का क्रेडिट देती है, कस्टमर बाद में पेमेंट करेगा, तब तक वो अमाउंट डेटर्स में दिखेगा, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस है उस टाइम तक जो है मैनेज करना, इसको रिसीवेबल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब रिसीवेबल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सेल्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर हम पूरा मैनेज करके प्रॉपरली क्रेडिट देंगे तो कस्टमर भी अट्रैक्ट होगा खरीदने के लिए, ठीक है। कस्टमर से रिलेशन अच्छा बनेगा। तो ऐसे ही जो है ये पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, याद रख लेना एक बार। फिर कुछ एस्पेक्ट्स है रिसीवेबल मैनेजमेंट के, कि हमको कुछ क्रेडिट देने से पहले या रिसीवेबल मैनेजमेंट है या रिसीवेबल को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो दिए यहाँ पर, एक बार पढ़ लेना है इसको। फिर आता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है कि कंपनी जब कस्टमर को कितना क्रेडिट देना है और किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितने दिन के लिए देना है, ये डिसाइड करती है इस पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। वो अपनी एक पॉलिसी बनाती है, उसके थ्रू वो डिसाइड करती है कि कस्टमर को देना है या नहीं देना है, या कितने टाइम के लिए देना है क्रेडिट, ठीक है। इसको इसलिए रिसीवेबल मैनेजमेंट में हेल्प हो जाती है। किसी को भी दे देंगे ना तो पैसा वापस वसूल करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आता है क्रेडिट एवेल्यूशन। अभी क्रेडिट एवेल्यूशन मतलब क्या होता है कि कस्टमर को क्रेडिट देने से पहले 5 चीज़ें कंपनी चेक करती है। एक, कस्टमर का कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल, कंडीशंस और कोलेटरल। इसको बोलते हैं 5 C's ऑफ क्रेडिट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। फिर आता है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है? जब रिसीवेबल्स है उनको 3 ग्रुप में कंपनी ने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले एक कैटेगरी में लार्ज एंड इंपॉर्टेंट कस्टमर्स आ जाते हैं, बड़े कस्टमर। दूसरे मीडियम कस्टमर, तीसरे जो है स्मॉल कस्टमर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसको याद रख लेना। फिर आता है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी का जो कैश है, जो कंपनी में कैश आता है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। ना बहुत ज़्यादा कैश जो है वो होना चाहिए, ना कम कैश होना चाहिए। कंपनी में ऐसा ना हो कि सारा कैश ही रखा हो, उसको कहीं कंपनी प्रोजेक्ट में लगा ही नहीं रही है तो भी कोई मतलब नहीं है, और कम हुआ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि फ्यूचर, अगर फ्यूचर वेंचर्स में कहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी तो शॉर्टेज हो जाएगा। इसीलिए कैश मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो कैश मैनेजमेंट मीन्स प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैश टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी के पास एडिक्वेट जो इनफ कैश है वो होना चाहिए। एक्सेस कैश को प्रॉपरली अवॉइड करे कंपनी। डेली ऑब्लिगेशन जो है कंपनी की वो प्रॉपर फुलफिल हो जाए। प्रॉफिटेबिलिटी बड़े कंपनी का, हर किसी का तो यही गोल है इंपॉर्टेंट, कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना चाहिए, जब तो सारे काम हो रहे हैं। फिर मोटिव्स क्या है? कैश होल्ड जो है उसको रखने का मोटिव्स क्या है? तो वही ट्रांजैक्शन मोटिव हो सकता है कि डेली एक्सपेंस के लिए हमें कैश रखना है ना। कैश को प्रॉपर मैनेज करना है ताकि जो हमारा डेली एक्सपेंस है वो मैनेज हो जाए, ठीक है। जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब। फिर प्रिकॉशनरी मोटिव आता है, जिसमें क्या है, इमरजेंसी के लिए, सडन बिजनेस में कोई रिक्वायरमेंट पड़ गई तो हमारे पास उस टाइम कैश होना चाहिए, उस इसीलिए कैश मैनेजमेंट जरूरी होता है। फिर आता है स्पेक्युलेटिव मोटिव्स। स्पेक्युलेटिव मोटिव्स मतलब कि अचानक कि कंपनी को एकदम ज़रूरत पड़ गई पैसे की, अचानक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख गई कंपनी को जिसमें इन्वेस्ट करके, कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर सकती है, तो उस केस में उसके पास कैश होना चाहिए, इसीलिए कैश मैनेजमेंट जरूरी। इसी को स्पेक्युलेटिव मोटिव बोलते हैं, जहाँ पर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखती है कंपनी, ठीक है। एग्जाम्पल, कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर है, इस टाइम मैन्युफैक्चरर लॉस में चल रहा है तो वो अपना जो सारा स्टॉक है वो क्लियर कर रहा है, तो उस टाइम कंपनी ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकती है उसी को, उसके लिए। लेकिन उसके पास कैश होना चाहिए, तो उसका कैश मैनेजमेंट की वजह से उसके पास कैश रहेगा तो वो ले लेगी। फिर आता है कंपनसेशन मोटिव। कंपनसेशन मोटिव मतलब बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए कैश रखना है। कंपनी को इतना बैलेंस मेंटेन करना है कि आज कभी किसी को कुछ देना पड़ जाए पैसे तो उसके पास होना चाहिए, ठीक है। कोई फाइन देना पड़ जाए या बैंक में प्रॉपर मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए तो वो सारी चीज़ें उसके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर जो कैश है हमें अगर कलेक्ट करना है डेटर से तो उसको कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, उसके यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए कि अर्ली पेमेंट, अगर डिस्काउंट देंगे, लॉक बॉक्स सिस्टम है, बिलिंग फास्ट कर दें, और अगर ये ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट कर दें, तो ये सारे पॉइंट एक बार पढ़ लेना। फिर आता है कैश बजट। कैश बजट का मतलब होता है जो फ्यूचर का कैश प्लान होता है कंपनी का, है ना। फ्यूचर का जो कैश प्लान है उसी को कैश बजट बोलते हैं। मतलब इसमें कंपनी जो है एस्टिमेट करती है कि कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा, उसी को कैश बजट बोलते हैं। एक बजट बनाती है कि हमें लग रहा है एक साल में हमारे पास से 10 लाख चले जाएगा और 8 लाख आएगा, उसी को कैश बजट बोलते हैं। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बजट दिया, हेल्प्स टू अवॉइड शॉर्टेज ऑफ कैश। कैश
हेल्प्स टू अवॉइड शॉर्टेज ऑफ कैश, हेल्प्स इन प्लानिंग बोरोइंग, इम्प्रूव्स फाइनेंशियल कंट्रोल, मेंटेन्स लिक्विडिटी। ठीक है, रीड आउट एक बार रीड करके छोड़ देना। फिर आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का सिंपल मतलब होता है कि जो शॉर्ट टर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट हमने शॉर्ट टर्म के लिए की है, वो जो जिसका पैसा बहुत जल्दी कन्वर्ट होकर हमें मिल जा रहा है। जैसे एक बिजनेस प्लान है, एक जो प्लान ए में हमने लगाया कि उसका जो है 5 साल में हमको मिल रहा है, तो और जो दूसरा है वो हमको 1 साल के अंदर मिल जा रहा है उसका रिटर्न, तो उसी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जो इजीली कन्वर्टेबल हो जाए कैश में, जल्दी कन्वर्ट हो जाए कैश में, उसी को जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। शॉर्ट टर्म के एग्जांपल देखो, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना। ठीक है, ये जो कंपनी है थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न कमाने के लिए रखती है। अगर कैश इसके पास पड़ा है और एक महीने तक या 3 महीने तक 4 महीने तक उसको उसका काम नहीं है, तो उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अर्न जो इंटरेस्ट अर्न कर ले, उसी लिए उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, इसका फीचर्स क्या है? हाई लिक्विडिटी, रिस्क कम रहेगा कि शॉर्ट टर्म में फटाक से कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड वही कम और कन्वर्ट कैश में इजीली हो जाए। ठीक है, तो ये वर्ड पढ़ के छोड़ देना। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना या उसको कंट्रोल करना। मतलब कॉस्ट जो है उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है, या उसको कंट्रोल करना है, या फिर उसको क्लासिफाई करना है कि वो कौन सा कॉस्ट है, किस सेक्शन में उसको डालें, उसी को कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, ये जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होती है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करना, उसका कंट्रोल करना कि कम से कम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्ट बन जाए, और सेलिंग प्राइस डिसाइड करना कि जितने पे बनेगा, फिर अपना जो कॉस्ट है, जो बनने के बाद का खर्चा है वो लगाएं, और उसके बाद क्या प्राइस रखें। वो कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाता है और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि ये चीज़ हमारी अगर 10 रुपये में बन रही है और हम उसको बेच रहे हैं 15 में, तो हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी डिसाइड करेगी कि हाँ, इस प्रोडक्ट में हमें लगाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं? एक होता है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट मतलब वही रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गया, वुड, स्टील, क्लोथ, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो गारमेंट हमें लग रहा है, टेक्सटाइल लग रहा है, वो सारा जो है मटेरियल कॉस्ट आ गया। फिर लेबर कॉस्ट, जो वर्कर्स को दिया जाता है उसको लेबर कॉस्ट बोलते हैं, है ना। फिर आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फैक्ट्री को चलाने के लिए मशीनरी वगैरह लगा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा, रेंट लगा होगा, फिर वो जो रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा होगा, तो उसी को एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट आ गया, लेबर कॉस्ट आ गया और एक्सपेंस आ गया। फिर एक आता है प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये जो है फंक्शन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं कि प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लगेगा, रॉ मटेरियल लाना, वर्कर को देना, बिल, रेंट, ये सारी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ऑफिस में कितना एक्सपेंस लग रहा है, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें। सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब में कितना खर्चा लग रहा है वो, है ना, ये दोनों आ गया। फिर आता है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो फिक्स कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट सेम रहता है, चाहे प्रोडक्शन हम कम करें या ज़्यादा करें। अभी एक प्रोडक्ट बनाओ या 10 बनाओ, उसका जो कॉस्ट है फिक्स ही लगेगा। जैसे कि रेंट है, अब रेंट 10,000 जा रहा है, अब वो पूरे महीने प्रोडक्ट मत बनाओ या बनाओ तो भी 10,000 ही जाएगा, इसीलिए इसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, या फिर पैकिंग कॉस्ट, या लेबर कॉस्ट। अभी फैक्ट्री बंद है तो लेबर तो आएगा नहीं, तो उसका कॉस्ट कहाँ से होगा, इसीलिए उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जब हम प्रोडक्शन बनाएंगे तभी वो लगेगा। फिर आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो है ना, कुछ पार्ट उसका फिक्स्ड होता है और कुछ जो है उसका वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखो, मिनिमम फिक्स चार्ज होता है कि अगर बिल यूज़ करो या ना करो, वो 200-300 रुपया जो है फिक्स आएगा ही आएगा, और बाद में जो जितना यूनिट यूज़ करोगे तो उतना आएगा। तो जो फिक्स अमाउंट आता है 200 रुपया, उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे, और जो वेरिएबल जितना हमने यूनिट कंज्यूम किया उसके हिसाब से आएगा, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे टेलीफोन बिल में भी सेम होता है। कंपनी का जो टेलीफोन बिल है उसमें कुछ पार्ट फिक्स रहेगा और कुछ जो है वेरिएबल रहेगा, जितना यूजेज है, उसी को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फिर आता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसे हम मैनेज करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये एग्जांपल एडवर्टाइजिंग, ओवर टाइम वेजेस, ऑफिस सप्लाईज, ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट है। फिर आता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरा प्रॉपर हम मैनेजमेंट करेंगे तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का टैक्स, ये देना ही है, इसको क्या कंट्रोल करोगे, देना ही देना है। और अगर समझो फैक्ट्री का रेंट बढ़ गया अचानक, तो देना ही पड़ेगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अचानक आ गया ये, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई की वजह से कुछ असर पड़ रहा है, तो इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आती है कॉस्ट शीट।
जो हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना क्या कौन सा कॉस्ट लग रहा है, उसी को सारा कॉस्ट शीट में हम लिखेंगे कि प्राइम जो हमारा मेन कॉस्ट है वो कितना था, फैक्ट्री कॉस्ट हमारा कितना है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है बनाने का खर्चा, फिर उसको बेचने का खर्चा कितना है, फिर एक्चुअली हमारा ग्रॉस और नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो वो सारा जो है कॉस्ट शीट में लिखेंगे। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉस्ट शीट में ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, ये सारे जो आइटम्स है कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होते। क्या? टैक्स जो भरा, कैपिटल में हमने कुछ इंक्रीज किया अपने, या डोनेशन दिया, गुडविल राइट ऑफ किया, और फिक्स एसेट को बेचने में जो पैसा मिला, और अगर कंपनी ने कुछ डिविडेंड पे किया, तो ये सारी चीज़ें हम कंपनी के कॉस्ट शीट में नहीं करते हैं मेंटेन। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो एक बार फटाफट देख लेना। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन बैंक का भी लिंक दिया है, उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर देना, जिसमें मैंने 50 टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हुए हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करके इसको बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करो, तुम लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जरा यार।